अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पहला T20 हो गया, अब दूसरा T20 और उसके लिए क्या टीम होनी चाहिए इस पर भी ज़रा बात करेंगे। बाबर आजम पहले T20 में कुछ नहीं कर पाए, उस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई। गुज़िश्ता रोज़ का प्रोग्राम बड़ा हमारा तल्ख रहा और हमने प्रोग्राम किया लेकिन बहुत हकीकतें सामने आई, बल्कि अंदरूनी कहानियाँ। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये दो पाकिस्तान क्रिकेट के ऐसे स्टार्स हैं जिनके बगैर आपकी क्रिकेट या फिर क्रिकेट पर होने वाली बहस मुकम्मल नहीं हो पा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई माने या ना माने। अगर कोई बाबर आजम का मुखालिफ होगा किसी भी वजह से, उनकी परफॉर्मेंस को ले लें या कोई रीज़न ले लें जो उन्हें समझ नहीं आती, या रिजवान का मुखालिफ होगा जो किसी भी वजह से हो सकता है, उनकी कैप्टनसी नहीं समझ आती, उनकी परफॉर्मेंस नहीं समझ आती, या फिर रिजवान की पर्सनैलिटी से उनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद वो तनकीद कर रहे होंगे या तारीफ़ कर रहे होंगे, वो रिजवान और बाबर दोनों उस तनकीद और तारीफ़ का हिस्सा होंगे। इससे ये बात साबित होती है कि आपने पिछले 10 सालों में सिर्फ ये 2-3, मैं तीसरा भी नाम लूँ अगर शाहीन, ये बड़े सुपरस्टार्स में आपने ये 3 ही पैदा किए हैं। इसके आगे पीछे आपके पास लास्ट 10 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए, कोई सुपरस्टार नहीं है। हाँ, वो टीम बिल्कुल सुपरस्टार बनने जा रही थी, जो टीम सरफराज की क़यादत में चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल खेली और जीती इंडिया को हराकर। वो नो डाउट वो बहुत बड़े सुपरस्टार बनने जा रहे थे। हसन अली भी, शादाब भी और ख़ुद बाबर आजम भी उसका हिस्सा रहे। ये बड़े सुपरस्टार जब बनने जा रहे थे, इंक्लूडिंग हारिस रऊफ, सारे, ऐसा क्या हुआ कि उस टीम में भी जो बड़े बड़े सुपरस्टार नाम नज़र आ रहे थे आने वाले फ्यूचर के, वो सब तितर बितर हो गए। क्या वजह है कि हम अपनी ब्रांड वैल्यू पर काम क्यों नहीं कर पाते, प्लेयर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं कर पाते, या फिर प्लेयर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग तक पहुंचाते ही नहीं हैं। कभी हम कहते हैं कि प्लेयर पावर हो गई है, उसको तोड़ना है। कभी हम कहते हैं खेल से ऊपर समझना शुरू कर दिया खिलाड़ी ने, उसको ख़राब करना है। कभी हम कहते हैं कि इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं, इनकी वजह से पूरी टीम का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। साइम अयूब आए अभी पहले T20 के एंड पर यहाँ रावलपिंडी में, तो आपने जब प्रेसर की तो उसमें उन्होंने कहा जी कि देखें ना, हमारा औसतन स्कोर जो टीम का है वो पहले से बेहतर हो गया, लेकिन माइक हैसन जब से आए हम 10-10 आउट हो रहे हैं। ये चीज़ हेड कोच को भी देखनी है। क्या मसला है कि हेड कोच सिलेक्शन में भी कोई असरअंदाज नहीं दिखाई देते? मुझे तो कोई गेम में भी ऐसा प्लान नहीं दिखाई देता। T20 मुसलसल शिकस्तों का सामना है, हमें इक्का दुक्का हम जीतते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। बांग्लादेश ने हमें अपने घर बुलाकर हरा दिया, कुछ नहीं कर पाए। को वेस्ट इंडीज़ जैसी बिल्कुल ही आप ऐसी टीम जिसको हम कहें ताकतवर टीम नहीं है, उसके सामने खेलें। जिम्बाब्वे आ रही है, श्रीलंका आ रही है, आप इनको हरा कर बड़े खुश होंगे। लेकिन जहाँ पर बड़ी टीम्स आएंगी, वजह क्या है? हम ज़रा ये जो चेयरमैनशिप का दौर गुजरा जिसमें बड़ी ज़बरदस्त म्यूज़िकल चेयर लगी रही, उस पर भी बात करेंगे। फिर हमें कहा जा रहा था, कल बड़े डिटेल बात हुई कि ये जो जुए की कंपनीज थी, सरोगेट कंपनीज जिनको कहा जाता है, उनकी वजह से बाबर और रिजवान का करियर तबाह कर दिया गया, क्योंकि उससे बड़ा नुकसान हुआ PSL में भी और फ्रेंचाइज भी, और कई टेलीविज़न चैनल्स इस पर बात नहीं करते, लेकिन हम बड़ा खुल के इस पर कल बात भी की, आज भी चाहूँगा। डोमेस्टिक के बारे में कल हम ज़रा चीज़ें रह गई थी कि जो बड़े प्लेयर हैं वो स्टैंडर्ड पे जाके अब नहीं खेलते, जबकि उनका अपना स्टैंडर्ड अगर चेक करें तो उन्हें ज़रूरत है 1000 बॉल खेलें और अपने फ्लॉस को ख़त्म करें, या 200 गेंदें करें और नई डिलीवरीज या अपनी बॉलिंग के अंदर मैजिक को वापस लेकर आए। उस्मान तारिक को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या उसे खिलाने की हिम्मत करेंगे? फिर अबरार पे कितना रिलाय करेंगे? बाहर से टीम आई, नई टीम थी, 6 उनके नए खिलाड़ी खेल रहे थे और सारे सुपरस्टार्स जो उनके सुपरस्टार्स थे वो सारे बाहर थे, इंक्लूडिंग मरकरम रबादा वगैरह, ये सारे क्लासन भी नहीं था, लेकिन वो आपसे जीत गए। वसीशा ने हमें ज्वाइन किया। वसीशा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और ख़ुद भी क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया वसी आपका भी। बदियुज़्ज़मा साहब हमारे लिए उस्तादों की तरह मोहतरम भाई, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बदी भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। बदी भाई, ये जो पहला T20 हुआ, इससे तो चले हम बहुत डिटेल बात कर सकते हैं। ये बताएं, कल हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की कि जी जुए की कंपनीज का असर वाकई इतना डला, करते कराते बोर्ड, बाबर और रिजवान के मामलात बहुत ख़राब हो गए। बीच में शाहीन के भी हुए, लेकिन शाहीन के मामलात ठीक करने के लिए कोई एक बड़ी पर्सनैलिटी मौजूद थी। फिर सिलेक्शन पर बात हुई कि जी सिलेक्शन में आकिब जावेद और माइक हैसन का तो इतना किरदार ही नहीं है जितना किरदार तीसरी शख्सियत का है। किस हद तक ये बातें अब सामने आ रही हैं और दुरुस्त हैं, या दुरुस्त ना भी हो लेकिन ये बातें हो रही हैं,
तो कितना बुरा इम्पैक्ट जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? देखिए हसन भाई, मैं और आज आप जो हैं वो आज से बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 2 साल से ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर के बजाय अब नीचे की तरफ जा रही है। ग्राफ गिरता जा रहा है, स्टार जो हैं वो जीरो बनते जा रहे हैं। जो भी हमारे बड़े नाम थे उनको अब कोई जो है वो नाम भी लेना नहीं चाहता। कभी हम एक कप्तान लगाते हैं, कभी दूसरा लगाते हैं, कभी तीसरा लगाते हैं, कभी हेड कोच जहाँ का होता है, कभी बाहर का होता है। तो ये चीजें जो है हमारी टीम को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं। तो हम इसी वजह से, चाहे वो होम कंडीशन हो, चाहे जो है वो किसी भी मुल्क में हम जाए, हमारे साथ यही प्रॉब्लम हो रही है कि हम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर तीनों शोबों में हम मुसलसल नाकाम जो है दिखाई देते हैं। असल वजह इसमें यह है कि हमने जो खासतौर पर पाकिस्तान सुपर लीग है ना, उसको तो हम कहते हैं ये हमारा बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसको हमने हाईवे बना लिया है। खिलाड़ियों के लिए वो हाईवे बन गया है कि जैसे भागते हुए आए और उससे भागे परफॉर्म करें और जाएं 100 की स्पीड से और पाकिस्तान टीम में आ जाएं, तीनों फॉर्मेट खेल लें। ये क्राइटेरिया बन गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट का नाम और निशान नहीं है। मुझे बताएं, कायद आज़म ट्रॉफी हुई है, किसी भी एक बंदे से पूछ लें, क्रिकेट बोर्ड वालों से या जितने भी साफी हैं उनसे पूछ लें कि उसको पता है कि किसका मैच कहाँ पर हो रहा है और कहाँ पर जो है वो किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सिर्फ एक प्रेस रिलीज ही आ जाती है बोर्ड की, इसमें आज इतने रन हुए, इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, इसने इतनी विकेट नहीं, बस खत्म। ये सिलेक्शन कमेटी का काम होता है कि वो जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट को देखे, कायद आज़म ट्रॉफी को देखे, वहां पर सब चीजें देखे और उसके बाद देखे भाई असल में पता है हम क्यों लैग कर रहे हैं। हम एक टीम में जो है 6 ओपनर जब डालेंगे तो मुझे ये बताएं किस तरीके से हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आपके पास मुस्तनद 1-2 बल्लेबाज जो मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले नहीं है, आपके पास लोअर ऑर्डर खेलने वाले कोई बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो इसी वजह से तो हम मार खा रहे हैं। हमारी फिटनेस लेवल जो है वो जीरो हो चुका है। खिलाड़ी जो है थोड़ी सी रनिंग में भागते हैं तो वो थक हार के जो है बैठ जाते हैं। किसी के घुटने में चोट लग जाती है, किसी के पाँव में चोट लग जाती है, कोई थक हार के हार जाता है। तो कहने का मकसद सारा ये है कि यहाँ पर कसूरवार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, सिलेक्शन कमेटी भी है। और आकिब जावेद कैसे आप कह सकते हैं उसका हाथ नहीं है? ओ भाई, आकिब जावेद का रिजवान को बाहर करने वाला कौन है? मैं लिख के आपको देता हूँ कि वो आकिब जावेद है। उसके अलावा बाबर आजम को इन आउट करने वाला कौन है? यही है। और आप कहते हैं इसके वो नहीं है। ये सारी चीजें हैं, हर तरफ से ये बातें होती हैं। ये आजकल भी वही चल रहा है, 2 तुम्हारे 2 मेरे, 3 उनके 2 हमारे, ये सारी चीजें चल रही हैं। जिस बच्ची सिस्टम चल रहा है, उस्मान खान बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस थी कि उसको वापस टीम में लेके आ गए? मुझे बताया ना कि उन्होंने कोई तीर मार दिया था, उन्होंने डबल सेंचुरियां मार दी थी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला उस्मान, उसने क्या किया कि आप उसको दोबारा ले आए? आप मुझे बताइए, आप रिजवान पर फोकस दे रहे हैं उस्मान खान को कि वो विकेट कीपिंग कर लेगा। तो फिर तो सही कहा राशिद लतीफ ने कि सरफराज अहमद के बाद तो हमें विकेट कीपर मिला ही नहीं। वो तो जो भी मिल रहा है हमें वो स्टॉपर मिल रहे हैं जो खाली गेंद को स्टॉप कर लें और आए और 5वें 6ठे 7वें नंबर पर बैटिंग कर लें, तभी तो मेयार गिरता जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक ये कहा है कि आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई विकेट कीपर भी अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें चल रही हैं, तो कैसे हमारी टीम की कारकर्दगी बेहतर होगी? मैं तो ये कहता हूं कि जिस खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं बनती वो टीम का कप्तान है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाओ तो वो हंसता रहता है, वो मुस्तनद आपको जवाब नहीं दे सकता, वो वहां भी चिंगम चबा रहा होता है। तो कहने का मुझे 12 मैचेस में एक बंदे अगर 105 रन बनाए और टीम का कप्तान हो, वो कैसे जाके बाबर आजम को कहेगा भाई आपकी बैटिंग अच्छी नहीं है? कैसे कहेगा जाकर तैम अयूब का कि तुम 0 पे आउट हुए हो? ऐसी बातें जब अब तक हमारे जहन में रहेंगी, ऐसी चीजें हम दूर नहीं करेंगे। हमारे फिटनेस लेवल बिल्कुल जीरो हो गया है। वो 3 साल पहले जो फिटनेस से जो टेस्ट हुआ करते थे वो खत्म हो गए। यो टेस्ट तो सर खुद खत्म करवाए थे। ये मैं फैक्चुअल बात बताऊं तो बाबर आजम और कंपनी ने ये खुद खत्म करवाए थे यो टेस्ट। ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, एक ब्रेक सर, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, जरा इसको कंटिन्यू करते हैं। बड़ा मजे का सब्जेक्ट है। 6 ओपनर खेल रहे हो जिस टीम में, फिर उनको एडजस्ट करना हो कि आप 1 डाउन आ जाओ, आप चौथे पर आ जाओ, आप छठे पर भी चले जाओ, हो आप ओपनर तो आप जाके स्कोर करो, तो अपनी जगह बनाओ। लेकिन हमें कोई ना छेड़े, क्योंकि हम अपनी जगह पर ही आएंगे। हम चाहेंगे तो चौथे पर आ जाएंगे बतौर कप्तान, चाहेंगे तो 5वें पर आ जाएंगे बतौर कप्तान, और पर स्कोर नहीं भी करेंगे तो कप्तान के तौर पर रहेंगे, क्योंकि हमें इस वक्त सिलेक्शन कमेटी और कोच बहुत पसंद करते हैं। ये मैं सलमान अली आगा के लिए जाहिर बात कर रहा हूँ। लेकिन हम वापस आएंगे ब्रेक से, जरा कैप्टेंसी और
उसके डिसीजंस और उसकी स्किल्स पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। वसी कमोबेश वही बदी भाई के कमेंट मुझे लगते हैं जो आप हमेशा कहते हैं कि 6 ओपनर के साथ आप खेल रहे हैं, अब आप उनको एडजस्ट कर रहे हैं, तो यानी जो जिस पोजीशन का प्लेयर है वो तो ऑलरेडी मिसिंग है इस पूरी कैटेगरी से आपकी, या पूरी फॉर्मेट या टीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हसन नवाज़ ने जब क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए 5वें नंबर पर बारी करना शुरू की थी, उस वक्त के प्रोग्राम्स मेरे उठा के देख लें, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ठीक है, इस वक्त ये लड़का फॉर्म में, इस वक्त इसका बल्ला चला हुआ है, और फिर PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर होता है वो भी डिफरेंट होता है। चलें, ये एक और टेक्निकल बात है, लेकिन एक प्लेयर है जिसने कभी क्लब क्रिकेट, कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपनर से नीचे बारी ही ना की हो, तो वो सस्टेनेबल कभी नहीं हो सकता। हसन नवाज की बात कर रहा हूं कि वो 5, 6, 4 पे सस्टेनेबल नहीं हो सकता। आप वो बेचारा स्कोर कर रहा था, वो क्या करता, उसकी मजबूर। अच्छा, उसमें ये बात है, वो जिस तरह का प्लेयर है मैं समझता हूँ वो ऐसे ही खेलेगा। आप उसको ये नहीं कह सकते उसने क्या किया, वो ऐसा ही खेलेगा, उसका प्लेइंग स्टाइल ऐसा ही, और T20 को सूट भी करता है, चलेगा भी। लेकिन अभी मुझे लगता है उस बेचारे के जो नंबर आगे पीछे कर रहे हैं ना, उसको भी टाइम लगेगा। एग्जैक्टली। देखें, आप अगर ठीक है, आप ओपनर उसे खिलाएं, आप उससे 30-35 रन मांगें, लेकिन 15-16 बॉलों में जब आप देखें, आप उस दिन कहां पे मैच हारे, आप वहां पे हार गए जहां पे यूज ही नहीं करते, 6 ओवर का इस्तेमाल नहीं। उन्होंने 74 किया और आपके 34 रन थे, तो यहीं पे आप 30 रन पीछे हो गए। तो फिर आप वो पूरी बैटिंग जो इनिंग्स थी, आप उसमें चेजिंग और फिर आपकी रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स गिरती रही। अब देखें, बाबर आजम की हम बात करते हैं। बाबर आजम, आप वहां पे स्टेडियम में मौजूद थे, आप मुझे ये बताएं, जिंदगी में कभी आपने बाबर आजम को अपनी इनिंग की दूसरी बॉल पे इस तरह का शॉट खेलते हुए देखा है? जस्ट टू फोर्स अ शॉट, जस्ट टू फोर्स अ बाउंड्री, कभी नहीं होता। लेकिन वो माइंडसेट एक, मुझे तो ये लगता है कि बाबर आजम ने अपने ऊपर भी ना, मतलब 17,750 अगर वहां पे पिंडी स्टेडियम में लोग मौजूद थे, तो 17,000 बाबर आजम को देखने गए थे और 750 और सारी टीम को देखने गए। वसूख के साथ में क्या। अच्छा, मैं ये बात आपकी मैं मानता हूं बिल्कुल, बाबर आजम एक ब्रांड है, बाबर आजम को देखने वहां क्राउड आता है, और ये चीज हमने शाहिद आफरीदी के वक्त देखी। लेकिन एक जरा डिफरेंस ये था कि बेचारा क्राउड को ये रहता था कि शाहिद आफरीदी 7वें छठे पे आते थे, आउट होते थे, उन्हें पता होता था मैच खत्म हो गया। बाबर आजम आते हैं शुरू में, तो लोग थोड़ा बैठ के थोड़ी देर देख लेते हैं, लेकिन 3-4 आउट होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बाबर के बाद अब कोई कुछ नहीं करेगा। बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे लिए बड़े भाइयों की तरह शहरियार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और हम जरा डिस्कशन को बढ़ाते भी हैं और इस पर बात भी करते हैं। वसी पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, वसी आप बोले, फिर मैं शहरी भाई की तरफ। फिर बदी भाई ने एक फिटनेस की, हमारे प्लेयर्स की बात की। नसीम शाह, लिटरली मैं वो मिसाल अब ऑफ एयर आपको दूंगा, लेकिन एक मिसाल मेरे जहन में है कि एक टेस्ट मैच में एक फास्ट बॉलर ने 16 ओवर्स किए हो ना, तो 17वां ओवर दिन का आखिरी ओवर वो कर रहा हो, तो वो लेथार्जिक नसीम शाह लग रहे थे। नसीम शाह ने 18 बॉलों में से 11 बॉलें स्लोअर वंस किए हैं। यार, प्रिडिक्टेबिलिटी इतनी हो जाए, यार वेरिएशन है, या आप स्लोअर, आप तो फिर या तो फिर स्पिनर बन जाओ, ऐसे होता है ना। देखें, अब शाहीन ने अपनी 24 बॉलों में से तकरीबन 13 बॉलें स्लोअर वंस किए, तो वो प्रिडिक्टेबल हो गए। और फिर ठीक है, आप स्लोअर वन करते हो और फिर उसे लाइन लेंथ में करते हो। आपने देखा कि एक बॉल लेग स्टंप के बाहर, एक बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, और जब आप रीजा हेंड्रिक्स को और क्विंटन डिकॉक की क्वालिटी को, वो बी टीम में क्विंटन डिकॉक वो कर रहे थे, कमबैक कर रहे थे, और रीजा हेंड्रिक्स भी काफी अरसे बाद खेल रहे थे, गैप के बाद लेकिन उनकी क्वालिटी ये है कि आप उन्हें थोड़ा सा भी रूम दोगे, दोनों साइड, आप लेग स्टंप पे रूम दोगे आपको चौका छक्का लगेगा, और आप ऑफ स्टंप पे रूम दोगे तो आपको। और फिर एक और चीज कि हमारे बॉलर्स की, आपने देखा होगा कि उस्मान खान तक बॉल, इस तरह कोई बॉल उसने नहीं पकड़ा, लेकिन जब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग आई, क्विंटन डिकॉक चेस्ट से भी ऊपर हाइट की बॉल से, और आपकी लिटरली, अच्छा अभी रबादा वगैरह कोई नहीं था, लुंगी निगिटी और दीगर। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जिस तरह हम कहते हैं ना, आम तौर पे क्रिकेट में जब हम टेनिस बॉल खेल रहे होते हैं या आपस में खेल रहे होते हैं, तो कहते हैं यार बॉल नजर नहीं आ रहा था। साइम अयूब, उस्मान खान आपके कप्तान को और हसन नवाज को लिटरली वहां पे बॉल नजर नहीं आ रहा था। वो जिस तरह बल्ले घुमा रहे थे, फरहान को ठीक नजर आ रहा था। वो भी पिछले वी में बहुत अच्छा खेला है, लेकिन चलें फिर भी उसका 1-2 शॉट्स थी कि बंदा कहे कि हाँ मैं इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने आया हूँ। ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं कोई क्लब का मैच देख रहा हूँ या क्या देख रहा हूँ। उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा होगा कि क्लब का मैच देख रहे हैं। और फिर आप हसन नवाज को भेजते हो जहां पे 13 का रन रेट चाहिए, वो जिस तरह शॉट खेल के आउट हुआ है। फिर मैंने उस दिन, जब आपने प्री मैच हमारा शो था, मैंने आपको दो बैटिंग ऑर्डर्स दिए थे कि
कि पाकिस्तान दूसरी बारी बिल्कुल, करेगा तो सलमान यहाँ खेलेगा और 4 पे खेलेगा और वो 4 पे वही आएगा। हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हम ये इस पे आते हैं जरा शहरियार भाई, एक तो जरा टीम की परफॉर्मेंस आपने मैंने इकट्ठे वहीं देखी और बड़ा हम कुड़ रहे थे सारी चीजों को। इससे पहले मैं टीम पे बात करूं, ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है किसी को समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? और मुझे तो लगता है शायद वहां बैठे पीसीबी के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि सिलेक्शन क्या क्राइटेरिया है। टीम में किसी को नहीं समझ आ रहा, बाहर बैठे जर्नलिस्ट को नहीं आ रहा, आम आवाम को नहीं आ रहा, ये क्या सिलेक्शन हो रही है और किस बुनियाद पर उस्मान खान वापसी कर लेते हैं, हुसैन तलत वापस आ जाते हैं, खुशदिल शाह वापस आ जाते हैं, समझ नहीं आता। देखिए, सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर कुएं को साफ करना है ना, पहले उसमें जो गिरा हुआ कुत्ता है उसको बाहर निकालना हो। वो कुत्ता निकाले बगैर आप पानी बार बार निकालेंगे तो फायदा कोई नहीं है उसका, कुआं गंदा ही रहेगा आपका। ये जो टीम की सिलेक्शन है आकिब जावेद, मेरा ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही आंखें खुल जानी चाहिए थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता ना। इन लोगों में खुद इतनी कोई मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि वो खुद छोड़ के चले जाएंगे, यार मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो मैं छोड़ के चला जाऊं। वो खिलाड़ी हो, सेलेक्टर हो हमारे, तो वो छोड़ने पे तैयार नहीं होते। कोचेज हों वो तैयार नहीं होते, कुछ नहीं डिलीवर कर रहे, लेकिन वो कहेंगे क्या मैं चिपका रहा हूं इसके साथ। तो ये एक ऐसा जुल्म है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि उसमें कुछ पता नहीं होता। जिसकी टीम में जगह नहीं होती उसको बुला के आप कप्तान बना के बिठा देते हैं। अब सलमान अली आगा की कोई गुंजाइश नहीं है पूरी टीम में आपकी। जो दुनिया में चल रहा है इस वक्त फॉर्मेट T20 के हवाले से, आप उसमें देखें सलमान अली आगा की कहीं पे गुंजाइश नहीं है। इसी तरह आप जब टेस्ट में जाते हैं तो आपके पास शान मसूद की कोई गुंजाइश नहीं है कहीं पे भी। आप लोग पता नहीं क्या मैयार है। आप बाबर आजम को आप टीम में ले आए वापस, तो फिर कोई क्राइटेरिया तो बताएं कि किस क्राइटेरिया के तहत आप बाबर आजम को लाए टीम के अंदर। और कोई क्राइटेरिया मुझे ऐसा बताएं कि आपने रिजवान को बाहर रखा है उसमें से। कुछ तो लॉजिक देना हमें। आप बताएं कि जनाब ये उस्मान खान को आप पहले तो, मुझे तो ये हैरत है कि उसको यूएई की टीम से आप उठा के क्यों लाए थे। अच्छा भला वो वहां पे रहता, कप्तान भी था वहां पे। अब यहाँ पे वो बैठ के गालियां भी खा रहा है गरीब, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यहाँ बहुत हाई हैं। यहाँ ये यूएई की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है जो आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है, जो एशिया कप भी जीती हुई है, जो वर्ल्ड कप भी जीती हुई है। आप उसको अब गली मोहल्ले की टीम से नीचे लेकर चले गए हैं सिर्फ अपनी अना की वजह से। हमारी जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया है उनको सोचना होगा कि ये जो आकिब जावेद है ये लाहौर कलंदर्स कोई बहुत कोई तोप चीज नहीं है। लाहौर कलंदर जो है वो चूचू का मुरब्बा, एक आप लीग से नहीं कंपेयर कर सकते कि वो लाहौर कलंदर्स को अच्छा चला लाया। भाई वहां पे फॉरेन प्लेयर्स आपके साथ खेल रहे हैं। आपको जाके अगर वहां पे जीतने का भी मिला है तो कितने साल लगे आपको जीत जो है विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचने के लिए। वहां आपकी कभी एक जीत भी नहीं होती थी लाहौर कलंदर्स की। अब इससे हटकर अगर हम आए, जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो मैं यही कह रहा था कि हमें जो शुरू में लगा जैसे जब टॉस हुआ तो ये था कि शायद जो है ये खुद पहले खेलेंगे। आपने जाके जनाब फैसला किया कि जनाब साउथ अफ्रीका को आप पहले खिलाएंगे। यार आपको चेजिंग में बहुत अच्छे जा रहे हैं, जो आप जो है चेज करने के लिए खड़े हो गए, तैयार हो गए वहां पे। और फिर आपकी बॉलिंग तो इस वक्त पिटी हुई बॉलिंग है। मतलब मैं नहीं समझता कि शाहीन आफरीदी जो है आपने उसको वनडे का भी कप्तान बना दिया। भाई बात यह है कि वो डिजर्व नहीं करते इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस है। इन सारों को आप खिलाएं डोमेस्टिक क्रिकेट, और आप अभी आपके सर पे खड़ा हुआ वर्ल्ड कप। आप जनाब तजुर्बात किए जा रहे हैं, कभी उसको बना दें, कभी उसको बना दें, कभी उसको निकाल दें, कभी उसको ले आए। यार कम से कम आपको 2 साल जो है कम से कम टीम को देने चाहिए कि आप एक अच्छी टीम बनाने के लिए आप उसको 2 साल दें, और 2 साल उसको छेड़े ना। ये ना पता लगे कि कल को कप्तान हम चेंज कर देंगे जी। यहाँ पे टेस्ट मैच का आखिरी दिन है और आप सुबह जो है स्क्वाड ऐलान करते हैं, बाबर आजम 50 पे वो जो उसको होता है उसी पे आउट होके चला गया। कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है कि यार फैसलों के आपके असरात क्या होते हैं। ये शहरी भाई, ये जो आपने बात कही ना, लास्ट डे था और अभी मैच चल ही रहा था तो आपने रिजवान को भी हटा दिया कप्तानी से रातों रात इजलास में। ऐसी पता नहीं क्या जल्दी थी, अभी तो वनडे हो भी नहीं रहे थे, अभी तो मसला कोई था भी नहीं। अच्छा बदी भाई, जो शहरियार भाई ने अभी बदी भाई एक बात कही है, आपने बड़ा डिटेल सुना होगा। शहरी भाई ने एक बड़ी मजे की चीज की, उन्होंने कहा जी देखें
जब हमारे यहाँ बॉलिंग जो है हमारी वो हमारी परफॉर्म नहीं कर रही होती और जब बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही होती, हम कैप्टेंसी डिसीजन ऐसे लेते हैं मजेदार। अच्छा, आप टॉस जीते भी तो दूसरे को बैटिंग ये कहकर करा रहे हैं कि हम ड्यू का फायदा उठा रहे हैं, ड्यू होगी, उनके हाथ में बॉल नहीं आएगी। मुझे तो लग रहा था इनके हाथ में बैट नहीं आ रहा था सही से। जी बदी भाई, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप होम कंडीशन में खेल रहे हैं और आपको होम कंडीशन की का नहीं पता, आपको पिच का ही नहीं पता कि पिच हमने कैसे रीड करनी है और पिच पे क्या होने वाला है, आप आधा एक घंटा पहले जाते हैं और वहां पर तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई कैसी पिच वो रीड करनी है। आपका हेड कोच है, आप हैं, टीम मैनेजमेंट जाती है, वो सब देख रहे हैं, बॉलर्स देख रहे होते हैं, बल्लेबाज देख रहे होते हैं कि यार विकेट किस तरीके की है, मशवरा एक दूसरे से लेते हैं किस पे बैटिंग करनी चाहिए, इस पे बॉलिंग करनी चाहिए। हम इस चीज को ही नहीं समझ पा रहे। हमें कानून ही बेसिकली नहीं पता। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में जो विराट कोहली जो है रन बनाए जा रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि वो आप बोल लोगे कैसे रन बना रहे हैं, हमें तो कानून का भी नहीं पता होता कि हो क्या रहा है। तो आप मुझे बताएं, या फिर आपको हद से ज्यादा अपनी बैटिंग पे एतमाद था कि यार इनको हम जल्दी आउट कर लेंगे, हमारी बैटिंग तो इतनी तगड़ी है, बाबर आजम आ गए, उस्मान खान आ गए, ये तो आराम से चेज कर लेंगे यार, दो इनको बैटिंग, ये तो सी टीम है, इनको सी टीम है भाई। असल में को कौन सी है, ना रबादा है, ना डेविड मिलर है, ना जो है वो मैक्रम है, ना कोई और है, ना उनका कौनसे है, सब ये तो सी टीम है, हम यूं मार देंगे। लेकिन असल मसला ये है कि इनको नहीं पता कि हमें जो है ना, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि अभी यूएई को टीम को बुलाएं और इनको बोलें उसके कहा खिले, हो सकता है हम यूएई से भी हार जाएं, क्योंकि हमारी जो पोजीशन हो चुकी है, हमारे बल्लेबाजों की जो परफॉर्मेंस हो चुकी है, बॉलर की जो परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल नीचे दिन ब दिन गिरती जा रही है, ना कि हम कहें कि ऊपर जा रही है। तो अगर इसी तरीके से आप गिरते रहे, आप तजर्बे करते रहे, तो फिर आप जो है ना वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो मुझे लग रहा है वही हाल होने वाला है जो अमेरिका में हमारे साथ हुआ था कि अमेरिका ने भी हरा दिया था और अब कोई नई टीम आ जाएगी जो अपने रिकॉर्ड एक और नाम कर लेगी कि पाकिस्तान को हराकर वो जो है वो अगले राउंड में पहुंच गए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है इरफान भाई कि हम कब काफी अच्छे से जो है वो कह रहे हैं। सही बात है ना, सलमान अली आगा जो टेस्ट का प्लेयर है उसको T20 का कप्तान बना दें, फिर रिजवान जो है कप्तानी अच्छी कर रहा था उसको बाहर करके आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया। शान मसूद जो अभी टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसको आपने डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का कंसल्टेंट और फिर अच्छा, वैसे मैं बदी भाई एक जुमला है वो ये कि अपना शान मसूद के खिलाफ ना कोई भी खिलाड़ी कोई साजिश नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब एनओसी चाहिए तो आपको शान मसूद के साथ बना के रखनी पड़ेगी। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप देखिए ना, अब एक बंदा कोई, असल मसला सारा ये है कि आपको याद है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके वालिद साहब भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे काफी ऐसा और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर रहे, तो सब उनके बड़े ताल्लुकात हैं, उनकी इधर उधर भी बड़े ताल्लुकात हैं। और दूसरा जो इनके इंग्लैंड में यूएई में जिसकी की पैसे की रेल बेल है तो वहां जाके लोग भी उनके पास रहते हैं, सब कुछ होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है। तो स्ट्रॉन्ग पार्टी बता दिया बदी भाई। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं जरा एक बात करेंगे कि कैप्टन हो और एक ओहदा रखता हो, वैसे मैंने बड़ा कम ही देखा है ऐसा, यही देखा है हमने जो भी देखा है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता कि कप्तान भी रखे और आप उसको एक ओहदा पकड़ा दें, यानी रनिंग कैप्टन को। मैं ब्रेक के बाद इस पर जरा डिटेल बात करता हूं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। वैसे जरा कैप्टेंसी डिसीजंस को लेके हम बात, आप जिसको कप्तान बनाते हैं क्या परखते होंगे कि वो अपने डिसीजंस बेहतर कर सकता है, वो टीम के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ अपनी इतनी ज़बरदस्त या इतना स्किल्ड है कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ से टीम को इकट्ठा करके ऊपर ले जाएगा, लिफ्ट अप करेगा। फिर हम ऑन द डे उस पिच को देख के, माहौल को देख के, एनवायरनमेंट को देख के हम कहेंगे यार टीम सेलेक्ट की इसने बड़ी ज़बरदस्त की, फील्ड प्लेसिंग की बड़ी ज़बरदस्त की, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे कर दिया, कमाल कर दिया, आउट नहीं हो रहे थे बैट्समैन तो स्पिनर की जगह पेसर ले आए, पेसर की जगह स्पिनर ले आए। यही कैप्टेंसी डिसीजंस में हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं ना। अब एक बंदा टॉस, जो अभी शहरियार भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने टॉस क्या सोच के किया और फिर क्या सोच के जीत कर उनको बैटिंग दी कि सिर्फ ड्यू फैक्टर ही नहीं, आप अपनी ही कंडीशन नहीं असेस कर पा रहे। देखें, दो तीन चीज़ें हैं। आप चेजिंग में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी आपसे चेज़ नहीं होता, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि ड्यू फॉर्म होना शुरू हो जाती है 6 बजे के बाद, आजकल मगरिब 5:30 बजे हो जाती है, तो 8 बजे के बाद कंडीशंस मोर और लेस सेम ही रहनी थी ड्यू के हवाले से पूरे मैच में, ठीक है। ऐसा नहीं था कि 8 बजे ड्यू नहीं होगी और जैसे ही पाकिस्तान बात है 6 के बाद तो सेम ही कंडीशन, पहली इनिंग खत्म होगी तो दूसरी में बस ऊपर से पानी बरसना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
तीसरी चीज़ ये है कि पिंडी स्टेडियम आप खेले हैं, शहरियार भाई होते हैं, मैं खुद खेला हूँ। पिंडी स्टेडियम का जो पिच होता है वो हमेशा शुरू में बैटर्स के लिए अच्छा होता है, जितना जितना उसको वो होता है तो वो थोड़ा सा पीछे वो होता रहता है। फिर एक और चीज़ है जो मुझे लगा, जो मैंने नोटिस किया, वो ये है कि इस पूरे स्क्वायर को सुखाया गया था टेस्ट मैचेस के लिए, ठीक है। उसके बाद कोई बारिश नहीं हुई और आप जितना भी हाथ से पानी लगा दें वो पिच अपनी उस कंडीशन में नहीं आती, उस बिहेवियर में नहीं आती, ठीक है। आप उसको रोल भी करते हो सब कुछ, तो वो 6-8 ओवर्स के लिए, 10 ओवर्स के लिए बहुत अच्छा पिच बन गया था क्योंकि रोल्ड इन था, पानी लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो 10 ओवर्स गुजरे तो वो अपनी उस कंडीशन में आ गया, जो अपना बिहेवियर तब्दील जो आपने उसके साथ वो हीटर्स और पंखे लगा के और जो स्पिन ट्रैक बनाया था वो हो गया। लेकिन आप 10 ओवर्स में 110 करवा दें तो फिर उसके बाद आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं ये क्रेडिट दूंगा बॉलर्स को कि नसीम ने भी जब वो डेथ ओवर्स में आया तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने भी डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन आप नए बॉल से तो ऐसे रन्स खाए जा रहे थे कि जैसे आप क्लब के बॉलर्स हो और कोई इंटरनेशनल टीम आपके खिलाफ खेल रही है। सबसे पहली बात यह है कि आपको असेसिंग द कंडीशन, फिर वही बात है कि आप अगर अपने घर में ही असेस नहीं कर सकते तो फिर आप साउथ अफ्रीका जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके, इंग्लैंड जाके, न्यूजीलैंड जाके कैसे असेस करोगे कंडीशंस, और फिर आगे आपने वर्ल्ड कप खेलना है। अच्छा, इनसाइड द गेम क्या डिसीजंस आपको ऐसे लगते हैं कि सलमान अली आगा को कप्तानी ठीक दी गई? नहीं, उसकी टीम में जगह जस्टिफाइड नहीं है सर, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि उसने कप्तानी ठीक की? आप ये देखें कि नसीम शाह को एक ओवर में रन्स पड़े, उसने एकदम स्पिनर लगा दिया, यानी ठीक है उसने बॉलिंग ठीक नहीं की, लेकिन आपके पास न्यू बॉल बॉलर है तो आप नसीम शाह को क्यों हटा रहे हो एकदम, ठीक है। फिर आप नसीम शाह से पूरे ओवर भी नहीं करवा रहे, फिर फहीम अशरफ जो टीम में हैं, जो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, आपने उनसे एक ओवर भी नहीं करवाया। उसके पीछे क्या रास्ता मुझे तो नहीं, क्योंकि एक तो होता है ना कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न हो रहा हो बॉल, आपने 4 ओवर अबरार से करवाए हो, 4 साइम से और 4 आपने खुद भी किए हो। ये क्लेम करते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूं, मैं बॉलिंग कर सकता हूं, ठीक है। आपके कप्तान जो हैं अब है नहीं ना, जब से वो कैप्टन बने पता नहीं उनकी बॉलिंग भी गायब हो गई है। सर देखें, बॉलिंग गायब होना तब होती है ना कि जब आप चीजों से छुपते हो। आपको इमाद वसीम याद होंगे, कराची किंग्स के कप्तान थे, उन्होंने अपनी कप्तानी इसी तरह गवाई कि 3-3 ओवर कर रहे हैं, 2-2 ओवर्स कर रहे हैं, एक ओवर के बाद भी हट जाते थे। एग्जैक्टली। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो चीज होती है ना, वो हमारे प्लेयर्स में इसलिए नहीं है। हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि कप्तानी ये नहीं है कि आप कूट कूट के किसी में भर दोगे, कप्तानी एक अच्छा, वैसे बड़ी अजीब बात है आपने जो बात कही ना, मैं चाहूंगा जरा इस पे हम तीनों बात। शरियार भाई, हम बड़ी तनकीद करते हैं बाबर आजम की कप्तानी पर, बैटिंग पे नहीं कप्तानी पर, लेकिन वो कैप्टन बना तो इसका मतलब है बड़ा दलेर था वो ओपनर आना शुरू हो गया, मतलब वो डरा ही नहीं कि मेरी बैटिंग खराब, ओपनर आया। और फिर पाकिस्तान टीम उस एरा में, यानी जिसमें बाबर आजम कैप्टन बने और ओपनर आए बाबर और रिजवान, हमारी पूरी टीम ऑल आउट नहीं होती थी और हमें बड़ी तकलीफ उठती थी कि यार बाकी प्लेयरों को तो मौका ही नहीं मिलता बैटिंग का। अब जिनको मौका मिल गया वो तो एक्सपोज हो गए सारे, तो अच्छा ही था नहीं मिलता था मौका। देखिए, बेशक उस वक्त बाबर फॉर्म में थे, अच्छा खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे और नो डाउट के वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है उसमें कुछ नहीं बचा। जो अब गेम दिखाई दे रही है उसमें आना, 0 पर आउट होकर जाने का मतलब ये है कि पूरी टीम आपकी प्रेशर में आ जाए शुरू में ही। सही है। तो ये बिल्कुल T20 फॉर्मेट के लिए तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता। कि मुझे नहीं समझ आया कि किस क्राइटेरिया के तहत बाबर को आप लाए और रिजवान को आपने बाहर कर दिया। आप मतलब इसको अपनी को टीम को उठा के देखें आप, इसमें कितने फ्लॉज हैं इसकी सिलेक्शन में। और कप्तानी के जो बात है ना, कप्तान दलेर ही होना चाहिए, कप्तान को दलेर होना चाहिए और दलेराना फैसले करने चाहिए। और ये आप देखते थे कि पहले एक हमारे दौर था जब ये जावेद मियादाद वगैरह होते थे, जब खेला जाता था तो बड़ा जबरदस्त होता था, हर चीज जो है वो परफेक्ट होती थी, आउट हो जाते थे सारे। तो एक जो आपके प्लेयर्स होते थे, इमरान खड़ा हो गया, जावेद मियादाद खड़े हो गए, ये लोग खड़े होके आहिस्ता आहिस्ता करके एक बड़ा टोटल आपके स्कोर बोर्ड पर होता था। अब जो सूरत हाल है उसमें ये बड़ी क्लियर होगी ये बात कि हमारी कप्तानी तो दूर की बात है, हमारी तो सिलेक्शन ठीक नहीं है। हम कप्तानी को क्या रोएंगे, अब हमारी सिलेक्शन ही ठीक नहीं है। पहले आप सिलेक्शन दुरुस्त करें, डोमेस्टिक में जाएं,
आप गली मोहल्ले से बच्चे निकालेंगे, ये अब आप इस तरह जो शान मसूद जैसे उनके भाई हैं, पैसे हैं आपके पास, अब बड़ी फैमिली है आपकी, तो खुदा के लिए आप वो पैसे कहीं और लगाएं, आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना करें। अच्छा शहरियार भाई ये बताएं, शहरियार भाई चले बात आपने शान मसूद की कर दी, क्या ऐसा देखा है कहीं किसी और जगह कि कप्तान हो और उसको इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट यानी कंसल्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स दे दिया जाए, जहां एनओसीज कप्तान के हाथ में हो तो कप्तानी भी सिक्योर हो गई, एनओसीज होंगी, कोई साजिश भी नहीं होगी? भाई मैं तो आपको ये कहा था कि शान मसूद की सिरे से जगह ही नहीं बनती टीम में नहीं बनती जिस बंदे की जगह, आप उसको सारे के सारे क्रिकेट के इंटरनेशनल अफेयर्स जो है उसके हाथ में पकड़ा रहे हैं आप। ये तो कहीं किसी मुल्क में कहीं मजाक में भी कोई नहीं सोच सकता ये वाली बात। आप इस मुल्क को आपने एक मजाक समझा हुआ है, आपने इसमें आकिब जावेद को मुसलसल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मैं कहता हूं कि उसको हटा देना चाहिए था फौरी तौर पे, कि भाई आपसे माजत, हाथ जोड़ के आपसे माजत है, आप जाएं जाके जो आप लाहौर कलंदर्स का बेड़ा गर्क कर रहे हैं वही करें जाके। उन्होंने इसको भी लाहौर कलंदर्स बना दिया कि 3 साल तक आप जो है 2 रुपए भी ना जीत के आए, आप 2 मैचेस भी आप अगर नहीं जीत सकते और आप कहें कि जनाब उसको फिर आप जो है आप इंटरनेशनल अफेयर्स का हेड बना दें आप उसको, यार बिल्कुल ही लगता ही है कि कोई बच्चे बैठकर फैसला करें और वो चला रहे हैं जी बड़ी सर्जरी होगी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, आपने कहा बड़ी सर्जरी होगी, वो पता नहीं किसकी हुई होगी बड़ी सर्जरी, हमने तो नहीं देखी, टीम में तो नहीं हुई वो बड़ी सर्जरी। बस वो रिजवान बाबर उन्हीं के पीछे पड़ गए, रिजवान बाबर के पीछे पड़ गए। अच्छा बड़ा क्वालिफिकेशन और पता नहीं क्या क्या हमें बातें बताई जाती थी, मैं तो वो क्राइटेरिया नहीं समझ सकता बदी भाई। आप स्ट्राइक रेट की बात मैं और आप भी करते थे, ऐसा नहीं कि हमने नहीं की, बिल्कुल हम भी करते थे, लेकिन हम ये नहीं कहते थे कि यार बाबर को देखिए वो 2 थे और आपकी पूरी टीम आउट नहीं होती थी। यहां पर ये सारे 11 उनको हटाकर खेले और पूरी टीम आउट हो रही है, और एक बार नहीं कई बार। और ये बात साइम अयूब ने मानी भी नहीं, कहते आप ये देख रहे हैं कि टीम आउट हो रही है, ये नहीं देख रहे कि औसतन स्कोर हमारा हर मैच में बेहतर हो रहा है, यानी हमने पिछले में 80 कर दिया था, अब 90 कर दिया है, अब 10 ऊपर चले जाएंगे, 100 करेंगे, फिर हम 110 करेंगे और वर्ल्ड कप तक हम किसी ना किसी तरह 160 तक पहुंच जाएंगे। अफसान भाई मसला तो सारा यही है ना कि जो भी कप्तान होता है ना, जैसे बाबर आजम कप्तान थे, तो बाबर आजम को कप्तान या रिजवान दोनों खेल रहे थे, तो उनको टीम क्या मिली थी? उनको जो टीम मिल रही थी, अब असल में ये दोनों अगर आउट हो जाते तो फिर आपकी टीम जो है 120-130 से आगे नहीं जाती, और जब ये आउट नहीं होते तो आपका टीम देखिए 170 भी गई है, 180 भी गए, 200 रन भी हुए। भारत के खिलाफ हमने 197 भी चेज किए हैं, इन दोनों ने ही चेज किए हैं। तो कहने का मकसद सारा ये है कि हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ में जो प्लेयर्स है ना, हम इनको इतना चढ़ा देते हैं पीएसएल में। साइम अयूब को पीएसएल में उसने क्या रन किया, हमने तो कह दिया कि हमें सईद अनवर मिल गया, हमें इब्राहिम लारा मिल गया, हमें पता नहीं कौन कौन मिल गया। तो ये चीजें जब खिलाड़ी को आप चढ़ा देंगे तो वो उसकी परफॉर्मेंस, तो फिर ज़ाहिर उसके कॉलर खड़े जाते हैं, कॉलर खड़े जब होते हैं तो वो इस तरह की परफॉर्मेंस ही देते हैं। अब हमारे रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस पर अगर सोच विचार करता है कि यार हमें जो है ना अब डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए और वहां पर तमाम टैलेंट को तलाश करना चाहिए, ये नहीं कि पीएसएल को हाईवे बनाकर उसमें से जो है जितने भी प्लेयर आते हैं उनको जो है अपने ब्रांड बना। अच्छा बदी भाई ये बताएं, आप तो कब मैं और आप हो गए, शहरियार भाई हो गए, हम तो डोमेस्टिक, सही कहा है शहरियार भाई ने, कई को तो पता ही नहीं होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में हो क्या रहा है। हम तो कवर करते हैं, हम जाते हैं, देखते हैं। आपने देखा है 600-600 रन, 400-400 रन, जिसका दिल कर रहा है डबल सेंचुरी लगा रहा है। बॉलर्स बेचारा जान मार मार के मर गया। मोहम्मद अब्बास जैसा बॉलर जिसने 50 दफा 5 विकेटें ले ली हैं, उसको नहीं खिलाना हमने, लेकिन हमने खिलाना है बाकी शहजादों को। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, नसीम शाह की परफॉर्मेंस क्या है कि वापस आया, उस्मान खान की परफॉर्मेंस क्या है कि वापस आया, बाबर आजम को किस वजह से आपने बार किया था, इसके मतलब है उस वक्त आप गलत थे, अब आप ठीक हैं, या उस वक्त ठीक थे अब आप गलत हैं। अपने फैसलों को तो खुद ही आप खराब कर रहे हैं ना। मुझे तो लगता है हम गलत हैं, बाकी सब ठीक है बदी भाई। हाँ, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें लगता है कि हम जो इन खिलाड़ियों में बात करते हैं ना, तो हम खुद ही गलत हैं कि भाई छोड़ दो, पाकिस्तान टीम का बुरा ही होना है, अच्छा होना ही नहीं है। तो अब असल में लोग हमसे पूछते हैं कि यार ये बाबर आजम की परफॉर्मेंस को क्या हुआ, रिजवान की परफॉर्मेंस को क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं, हमारी टीम क्या कर रही है, तो हम उनको क्या जवाब दें? आपके सामने होता है। अब हर कोई जो है अब
जो है आग लगा के आता है यार पाकिस्तान आज का मैच जीत जाए, आज का मैच जीत जाए। अच्छा जिससे भी पूछो ना कह रहे हैं यार आज तो पाकिस्तान जीत जाएगा, आज ने तो ये कर दिया। ओ भाई आप पहले चीज तो को देखें, आपके सामने टीम कौन सी है। हाँ जिम्बाब्वे को ले हम जीत जाएंगे, यूएई को ले हम जीत जाएंगे, छोटी टीमों को ले जीत जाएंगे। हम अफ्रीका से नहीं जीते, हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते, हम न्यूजीलैंड से नहीं जीते, हम इंग्लैंड से नहीं जीते, हम बांग्लादेश की टीम से नहीं जीत पाते, भारत से। एक सीरियस कंसर्न है बदी भाई यहाँ पर, वो मैं आप तीनों हजरात से, वो ये है कि हमने ना क्रिकेट ही छोटी टीमों के साथ खेलना शुरू की हुई है पिछले 5 सालों में, हमारी कैपेसिटी ही उतनी हो गई है। आप बड़े खुश होते हैं श्रीलंका जिम्बाब्वे को बुलाकर, आप बांग्लादेश जाके बहुत बड़ा तीर मारते हैं, वेस्ट इंडीज के साथ खेल के तीर पूरे सर्किल में 2-2 साल में एक दफ़ा कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं, एक दफ़ा इंग्लैंड के साथ, एक दफ़ा साउथ अफ्रीका, एक दफ़ा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की भी बी टीम के साथ। वसी हमने अपनी कैपेसिटी ही ख़त्म कर ली है अच्छी टीमों के साथ, हम इन्हीं से जीत के डर के मारे अपने स्टैट्स ठीक करने के चक्कर में। अभी बात हो रही थी आपके सवाल से पहले कि इंग्लैंड की 2015 की परफॉर्मेंस आपको याद होगी, वर्ल्ड कप में वो आखिरी नंबर पे आए, बांग्लादेश से भी वो हारे। उन्होंने वहाँ पे ओवेन मॉर्गन को, जब वो पहले ही कप्तान थे लेकिन वो जब वापस आए, उन्होंने कहा या तो मुझे अगले 4 साल मेरी टीम बनाने दो या मुझे कप्तानी से हटा दो। ये होता है अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागना। उन्होंने 4 साल, मतलब हम तो कहते हैं 2 साल या 3, उन्होंने 4 साल मांगे कि 2019 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप है, मैं आपको ट्रॉफी दूंगा लेकिन मेरे फैसलों में कोई मुदाखलत नहीं होगी। और 2019 में उसने प्रूव किया कि 4 साल बाद उसने वर्ल्ड कप उठाया। और उसके बाद भी आप देख लें कि 2023 तक ठीक थी टीम, उसी ट्रांजिशन में चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो प्लेयर्स थोड़े निकले, अभी इंग्लैंड की हालत देख लें कि वो अपने 9 मैचेस में से, वनडे में से 8 हारी हुई और 1 जीती हुई है वो। ठीक है, मजे की बात है, आप जिन मैचेस का जिक्र कर रहे हैं ना, इन सारे मैचेस में स्कोर करने की कंसिस्टेंसी जॉय रूट के पास ही है। ऐसे एक ही प्लेयर है जो स्कोर कर रहा है। मैं उसी पे आ रहा था कि जो रूट ने एक 1600 रन टेस्ट मैच में बनाए, ठीक है, वो यूसुफ वाला जो रिकॉर्ड था उसके भी बहुत करीब था, लेकिन इंग्लैंड की टीम हार रही थी, वो आया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस सर इसमें बड़ी डिटेल बात करते हैं। अच्छा एक ब्रेक लेंगे, अब हम जरा टीम के भी कॉम्बिनेशन पे लास्ट में सेगमेंट है, क्या टीम हो सकती है कल के मैच के लिए, जरा इस पर भी बात करके देखते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार पे खुश आमदीद कहेंगे। वैसे जॉय रूट वनडे में भी स्कोर करेगा, जहां पर आएगा स्कोर करेगा, कैप्टेंसी से भी हटेगा लेकिन स्कोर करेगा। स्ट्रक्चर की भी बात है, खिलाड़ी एक स्ट्रक्चर से खेल के आ रहा है। अच्छा आप जॉय रूट को काउंटी भी, ऐसा नहीं है कि जॉय रूट कहीं खेलता नहीं नजर आता, हर जगह नजर आ रहा होता है, वो फ्री टाइम में खेल रहा होता है। हमारे प्लेयर्स तो बिल्कुल ही हम समझते हैं कि भाई नहीं, हमें तो डोमेस्टिक को हाथ नहीं लगाना। जरा जल्दी से इस पे फिर मैं आऊंगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे टीम के। ऐसा ये देखें, जो रूट का मैंने कहा 1600 रन किए, इंग्लैंड हार रहा था, उसने कप्तानी से रिजाइन कर दिया। हमारे प्लेयर्स खुद के ऊपर हवा बना लेते हैं कि कप्तानी से जाऊंगा तो टीम से भी जाऊंगा। अब सलमान अली आगा के साथ सी हटा दें तो वो टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। शाहीन शाह इवन वनडे से अगर सी हटा दें तो टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। शान मसूद सी हटा दें तो टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। एक और खबर है आपके पास, आपके लिए, कि 2 नवंबर को शान मसूद को फुल डायरेक्टर और कंसल्टेंट दोनों बना दिया जाएगा, क्योंकि उस्मान वाला का टेन्योर 2 नवंबर को खत्म हो रहा है। वो कंसल्टेंट का पहला सीगा लगा इसीलिए, उसके बाद वो होगा और ही विल रिजाइन एज द टेस्ट मैच कैप्टन इस बार। हाँ जी, क्योंकि फिर उन्हें एक अच्छी जॉब मिल गई, ये भी होना भी चाहिए। चलो भाई एक काम कर लो। अब आते हैं सर, क्या शहरी भाई क्या देख रहे हैं सर, क्या टीम होगी दूसरे मैच के लिए? कल है मैच और लाहौर में है, तो कोई उस्मान तारिक को कोई मौका मिल जाएगा स्पिन बॉल करने का, या फिर वही सेम टीम के साथ जाएंगे और उस्मान खान शहजादा हमारा दोबारा कीपिंग करेगा? भाई मसला ये है कि हमारे अभी यहाँ पे करने से, बताने से कुछ भी नहीं होने वाला। टीम भाई होगी जो उन्होंने पहले से सोच के रखी हुई, वो जाके चेंज नहीं कर सकते कोई भी चीज। इन लोगों का तो मैं ये एनी शायद बहुत सारे मैचेस में, एक बार एशिया कप में मिसबा के साथ मैंने पूछा, वहां पे इंडिया के साथ मैच था, तो इंडिया ने 8 बॉलर्स कराए। तो मैंने मिसबा से कहा, मैंने कहा मिसबा आपके पास हमाद रजा भी था, आपने उसको नहीं ट्राई किया बॉलर के तौर पे? वो कहने लगे जी मैं क्रूशल मैच था तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे इसमें। तो अगर आपने क्रूशल मैचेस में रिस्क नहीं ले सकते तो फिर आपको कैप्टन भी नहीं होना चाहिए। अब मसला ये कि यहाँ पे इतने सारे जो टीम के, मैं अभी आपको नाम कुछ बताता हूँ, मेरी राय में इनको बेचारों को डालते भी है ना। अब जैसे वसीम जूनियर है, वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, लेकिन आप उसको नहीं लेते। अपना हमारे पास
थ्रू सर खुर्रम बहुत टैलेंटेड लड़का है खुर्रम शहजाद, और मैं समझता हूँ खुर्रम बहुत सारे बॉलर से बहुत अच्छा है। सलमान मिर्जा है, सलमान मिर्जा है जिसने डोमेस्टिक में और पीएसएल में दोनों में अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा बॉलर, नई जगह बना पाते। आकिफ जावेद वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन विकेट निकालता है। उबैद शाह है, उबैद शाह बहुत बेहतरीन जो है आपका हो सकता है। अपना फैसल अकरम और अरफात मिनाज जो है दोनों, ये अबरार को तो कम से कम रिप्लेस करने की सलाहियत रखते हैं, दोनों में से कोई भी ले आया। सुफियान मुकीम लगता है आपका जी, सुफियान मुकीम, हारिस जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है हारिस, तो आप उसकी जगह हसीबुल्लाह खान को क्यों नहीं लाते? अब्दुल समद को आप अपने स्क्वाड में ले आए, आप अब्दुल समद को खिला नहीं रहे, तो हम तो सिर्फ दुआएं अब बैठ के कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तानी हम दुआएं कर सकते हैं। वो जहां पर सलमान अली आगा आ रहा है ना, अगर वहां पर अब्दुल समद खेलने आए उस पोजीशन पे चौथी पे, इतना स्ट्रांग मैंने अच्छा बैट अभी तक आपके पास T20 या अच्छे हिटर्स में ना, हमारी डोमेस्टिक सर्किट में भी अब्दुल समद ज्यादा अच्छा बैट मैंने नहीं देखा। बड़ा स्ट्रांग प्लेयर है, उसके साथ तो खैर बहुत ज्यादती हो रही है, बड़ा खूबसूरत खेलता है, दलेर प्लेयर है। बदी भाई बड़ी अच्छे नाम लिए अभी शहरियार भाई ने, कोई इसमें नाम ऐड करें? असलान एक बात मैं करना चाहूंगा और ऐड एक और, कि आपने देखा कि जब बड़े प्लेयर्स आए ना, वो सारे के सारे ऐसे निकाले गए सिलेक्शन में जो डोमेस्टिक में भी नहीं खेल रहे थे। जैसे वसीम अकरम को आप निकाल कर जब लाए तो मतलब वो एक बहुत एक सुपरस्टार था। आपको अभी गलियों में निकलना पड़ेगा, जाके वहां से बच्चे चुन के लाने पड़ेंगे। सही बात, अपनी टीम का हाल है, आपको ऐसे नहीं। हाँ जी, वो गवर्नमेंट कॉलेज जो FC कॉलेज था लाहौर, वहां से वसीम अकरम को निकाल लाए थे और फिर उन्हें बाद में उन्होंने खेली डोमेस्टिक और बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। बड़े सर बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं। तौसीफ अहमद, कोई उन्होंने एक मैच नहीं खेला था डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल खेला, लाने वाले लाते हैं सर, बड़ा कमाल करते हैं। बहुत सही आपने कहा बदी भाई। सर कोई टीम में कुछ चेंजेस देख रहे होंगे? उस्मान तारिक बेचारे को मिल जाएगा कोई मौका? मुझे बताएं आपके जो अभी जो 15 या 16 लड़के हैं, इसमें कौन बाहर है जिसको आप अंदर लेके आएंगे? उस्मान तारिक है, सलमान मिर्जा है और वसीम जूनियर है। अब तीनों में से मुझे बताएं, अगर फहीम अशरफ को बाहर करते हैं तो वसीम जूनियर आता है, अबरार को बात करते हैं तो उस्मान तारिक आता है। बैटर तो आपके पास बाहर है ही नहीं, बैटिंग में तो इन्होंने ही खेलना है। और है बताएं ना मुझे कोई नाम है अगर तो बता दें जो बेंच स्टैंड में बैठा हो उसको आप T20 में जो है अगले मैच में जो है वो इन करेंगे। तो आपने तो बॉलर को ही चेंज करना है, बल्लेबाज तो आपके वही रहेंगे। तो वो लॉटरी खुली हुई है साइम अयूब की, इन लोगों की, ये वाला मैच समद को मौका मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो समद में है कहाँ? आपको T20 में कहाँ रखा उसको? सर खिला टीम में है, उसका नाम है स्क्वाड में। सर मैंने स्क्वाड चेक किया, उसमें समद का नाम नहीं है। वनडे नहीं है सर, समद का नाम है बदी भाई है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो रिलीज जारी करता है वो क्यों गलत जारी करता है? वो अच्छा, यस मैं आपकी बात से एग्री हूं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैंने भी उसमें पहली बार समद का नाम मिस किया, बिल्कुल सही। ओहो, ये आपने बड़ी जबरदस्त शहरी भाई बात ठीक कर रहे हैं। वो जो एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें इनके ऑफिशियली में वहां समद का नाम मिसिंग था। ओ बदी भाई जबरदस्त, यह बहुत बड़े मजे का ये वाला सेशन हो रहा था, लेकिन बस वक्त कम था। बहुत शुक्रिया शहरियार भाई, थैंक यू सो मच। बदी भाई आपका बहुत शुक्रिया। वसी थैंक यू सो मच। आपकी टीम रह गई, आपकी टीम मैं फिर पूछ लूंगा। बहुत शुक्रिया, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।